तो ये हमने पढ़ा फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस का टॉपिक। अब हमारी एनसीईआरटी फाइनली इतने सारे एग्जांपल्स देने के बाद घुमा फिराकर हमें फाइनली हमारी एनसीईआरटी बताती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल साइंस, हम सोशल साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो समझते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की। सिस्टमैटिक मतलब इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ जो एक्टिविटी हो रही है, इंसान जो कर रहे हैं समाज के अंदर, आपके समाज के आसपास जो लोग रह रहे हैं, आपके घर परिवार के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसको समझना हमें पड़ेगा लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। गैस वर्क नहीं होता सोशल साइंस के अंदर, इसलिए यहाँ पर इसको सिस्टमैटिक स्टडी बोला जा रहा है। अगर हमें मानव सभ्यता को, ह्यूमन सोसाइटी को, इंसान के आसपास जो भी उसके सोशल कनेक्शंस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसा भी एक पर्टिकुलर देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसको अगर हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ, रैशनल थिंकिंग के साथ, प्रॉपर एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ अगर हम उसको समझें, तो वो कहलाती है सिस्टमैटिक स्टडी। और सोशल साइंस का डिसिप्लिन एक सिस्टमैटिक स्टडी है, किस चीज़ की? ह्यूमन सोसाइटी की। ठीक है, तो सिस्टमैटिक क्यों बोला जाता है सोशल साइंस को? सिस्टमैटिक मीन्स सोशल साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है और एविडेंस बेस्ड है। सोशल साइंस का डिसिप्लिन गैस वर्क पे काम नहीं करता, क्योंकि इस डिसिप्लिन के थ्रू, सोशल साइंस के सब्जेक्ट के थ्रू हम समाज को केयरफुल तरीके से स्टडी करते हैं यूजिंग ऑब्जर्वेशन, डेटा, रिसर्च, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सर्वे और मैप। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। आप ना ऐसा बोल नहीं सकते कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों ने ये वाले मंदिर का निर्माण जो है ऐसे ऐसे करवाया होगा पास में जाकर, और वो मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर है और आज भी लोगों की जो भावनाएं हैं उस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आप किसी मंदिर का रेफरेंस देकर किसी से कुछ बात करो और आप कहते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, आपके लगने से कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। उस रीजन में कौन सा रूलर था, उनका क्या धर्म था, उन्होंने क्यों सपोर्ट दिया उस टेम्पल को, उसकी क्यों कंस्ट्रक्शन करवाई, सिर्फ उसी देवता या उसी देवी की क्यों करवाई, क्या उनके खानदान में वो पूजनीय देवी देवता थे, क्या उनके कुल देवता या कुल देवी थे, उनका कोई कार्य पूरा हुआ था क्या, कोई मनोकामना पूरी हुई थी क्या, किसी युद्ध को वो जीत गए थे क्या। ये सारे इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए अगर आप उस मंदिर की स्थापना को समझोगे तो फिर वो सिस्टमैटिक स्टडी कहलाएगी अंडर सोशल साइंस हिस्ट्री की। ठीक है, फिर हमें बताया जा रहा है कि सोशल साइंस बेसिकली हमें बताती है, इट टेल्स मोर देन फैक्ट्स। सोशल साइंस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है कि फलाने साल ये कुछ हुआ था, इस साल ये इवेंट हुआ था, उस साल जो है वो राजा सत्ता में आया था, उस साल ये वाला युद्ध हुआ था और वो वाला राजा मर गया था। सोशल साइंस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है। ठीक है, एज इट नॉट ओनली आंसर, सोशल साइंस के अंदर सिर्फ आंसर, वैसे तो इन क्वेश्चंस के भी होते हैं लेकिन सिर्फ इसके आंसर्स नहीं मिलते हैं, इसके बियॉन्ड भी आपको चीजें जानने को मिलती हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ था, और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कौन सा मस्जिद कहाँ पर है, सिर्फ इसके बारे में नहीं है। यानी कि सोशल साइंस का डिसिप्लिन इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट, वेयर और लोकेशन, सिर्फ इसके बारे में नहीं है। सोशल साइंस का डिसिप्लिन बड़े सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड इट हैपन, वाई वाला फैक्टर भी आता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि किसी एक जगह पर बाढ़ आई है, तो आप तो सिंपली ये बता दोगे कि उस साल एक पर्टिकुलर जगह पर बाढ़ आई थी, इतने लोगों की जानें गई, इतने लोगों का घर तबाह हुआ, इतने लोग डिस्प्लेस हो गए। ये सोशल साइंस का एक वन ऑफ द कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन इकलौता कंपोनेंट नहीं है कि आपने इवेंट की डेट बता दी, कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ उससे आपने वो बता दिया, और लोग कितने डिस्प्लेस हुए, आपने सिर्फ उस घटना के बारे में जो भी फैक्ट्स है आपने वो प्रेजेंट कर दिए। नहीं, सोशल साइंस के अंदर हम ये भी समझेंगे कि बाढ़ आई क्यों, कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ आई। ठीक है, और उसके इफेक्ट्स क्या हुए। सिर्फ नंबर के तौर पर हम बात नहीं करेंगे कि इतने लोगों की जान चली गई, इतने लोग घर से डिस्प्लेस हो गए, नहीं, ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या निकला लोगों की जिंदगी पे, उनके मूड पर, उनके इमोशंस पर, उनके व्यवसाय पर, ठीक है, और भी चीजों पर जो कि सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा सोशल साइंस के अंदर हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो साथ में कैसे रहते हैं। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल मान लो, इंडिया के अंदर आपको हर तरीके की बहुत ज्यादा एक डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी के चलते आप ये समझने की कोशिश करते हो कि आप जानते हो कि आपके घर परिवार में भी
बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। घर परिवार में ऑब्वियसली बात है, आपके कस्टम्स एक, आपके रिचुअल्स एक, आपकी लैंग्वेज एक, आपका रिलीजन एक, लेकिन फिर भी अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं। वहीं पर अगर आप अपनी गली मोहल्ले की बात करो तो अलग अलग धर्मों के लोग, रीति रिवाज के लोग, पहनावे के लोग, खाने जो अलग अलग खाने को प्रेफर करते हैं उसके लोग रह रहे हैं। आप एक स्टेट को प्रेफर करो, स्टेट की बात करो, अपने राज्य की बात करो, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। और पूरे इंडिया की बात करो, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, तो डाइवर्सिटी का तो कहना ही क्या। तो सोशल साइंस के डिसिप्लिन के अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं साथ में कैसे रहते हैं। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग फैमिलीज को, कम्युनिटीज को, विलेजेस को, सिटीज को, कल्चर को, कि उनके बीच में ये कोऑपरेशन और को एग्जिस्टेंस, हारमोनियस को एग्जिस्टेंस के सब लोग प्यार से रह रहे हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हिंदुस्तान की परिभाषा है। ठीक है, क्योंकि इसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ट्रेडिशन के थ्रू, इस फेज के थ्रू कभी हमारे देश का कोई बंटवारा नहीं हुआ, टुकड़े नहीं हुए हमारे देश के धर्म के आधार पर। आज भी वो डाइवर्सिटी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहलाती है हमारे देश के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, इसके अलावा सोशल साइंस के अंदर हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट जो है, जो ज्योग्राफी है, वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। इसके ऊपर मैंने आपको इनफ एग्जांपल्स बताए। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी, अच्छी खेती बाड़ी डिपेंडेंट होती है रेनफॉल पर। ठीक है, कोस्टल इलाकों के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं वो समुद्र के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने व्यवसाय के लिए। मछलियों को पकड़कर वो मछुआरे बनते हैं और उसी को वो सेल आउट करेंगे, जिससे वो पैसा कमाएंगे। क्लाइमेट जो है एक पर्टिकुलर जगह का, वो इस चीज को अफेक्ट करता है कि हम कौन से मौसम में क्या कपड़े पहनेंगे और हमारे जो घर होंगे वो किस तरीके के होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करते हैं ये हमें जानने को मिलता है सोशल साइंस के अंदर। तो सोशल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे फिनोमिना को, कानून कैसे बनते हैं, चुनाव क्यों होते हैं, देश कैसे चलता है, पब्लिक सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, और लोगों के पास क्या क्या अधिकार हैं और ड्यूटीज हैं जो कि उनको उनके देश की सबसे बड़ी रूल बुक ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। ये सारी चीजें हम समझते हैं सोशल साइंस के डिसिप्लिन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो एड्रेस होता है सोशल साइंस के अंदर वो ये भी होता है कि इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ कहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लोग क्या क्या खरीदना पसंद करते हैं, क्या क्या बेचते हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, और एक कंट्री या एक इकोनॉमी में रहने वाले लोग जो हैं उनकी कितनी इनकम है। और जब आप एक लोगों की इनकम को कैलकुलेट करते हो, उस कॉन्सेप्ट को हम आगे चलकर जानेंगे दोस्तों, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एक इंडिविजुअल की इनकम को हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। और पूरे देश में जब आप सभी लोगों की इनकम को, मतलब यानी कि पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल की इनकम है, तो सभी पर कैपिटा इनकम को अगर आप कंबाइन कर दो तो उससे आपको पता लग जाती है हमारे देश की नेशनल इनकम। ठीक है, इसके अलावा हम सोशल साइंस के डिसिप्लिन में ये भी जानते हैं कि कैसे पास्ट और जो प्रेजेंट है वो शेप करता है वर्ल्ड को। तो हिस्ट्री जो है आज के समाज को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, इतिहास। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल ने कैसे शेप करा इंडिपेंडेंट इंडिया को। अगर अंग्रेज नहीं आए होते, अगर हमारे देश में कुछ लोगों ने आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाई होती, तो आपको पता है अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया की क्या डेफिनेशन थी दोस्तों? इंडिया की कोई डेफिनेशन नहीं थी। हिंदुस्तान जो है कहने को हिंदुस्तान था, लेकिन वो अलग अलग रियासतों में, रियासत का मतलब होता है इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट चलता था। अंग्रेज यहाँ पर आए, अच्छा हुआ उन्होंने हम पे रूल करा। कभी कभार दोस्तों कुछ अच्छा होने के लिए ना बहुत बुरा फेज भी आता है। तो वो जो बुरा फेज था अंग्रेजों का रूल, जो ऑलमोस्ट हमारे देश में 250-300 सालों तक चला, उसके बेसिस पर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उससे एक यूनिटी वाला फैक्टर आया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला फैक्टर आया। आगे चलकर हमने ये सोचा, जब हमारा देश हमारे हाथ में आ गया, कि इस देश को प्रॉपर, ये तो सिर्फ एक लैंड है, हिंदुस्तान तो एक लैंड है, इसको प्रॉपर नेशन कैसे बनाना है, नेशन बिल्डिंग का काम कैसे करना है। उसके लिए फिर संविधान लिखा गया, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक है। हमने कोर्ट्स बनाए, पुलिस सिस्टम बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, एग्जाम्स निकाले हमने अलग अलग तरीके के, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बनी। देश कैसे चलेगा इसके लिए कानून बनना स्टार्ट हुए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा में। हमने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ का, ये सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए पोस्ट क्रिएट करी हमने। इनके इलेक्शन के प्रोसेस को डिटरमाइन करा, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारा देश जो राम भरोसे चल रहा था, भगवान भरोसे चल रहा था उसको हमने प्रॉपर तरीके से
दिशा देने का काम करा, एक डायरेक्शन देने का काम करा। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल ने कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया को शेप करा, ये हम जानते हैं कि पास्ट में जो चीज हुई, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, हमारे देशवासियों ने अंग्रेजों से हमारे देश को आजाद करवाया, और प्रेजेंट वर्ल्ड उस चीज से, जो प्रेजेंट देश है हमारा, वो कैसे शेप हुआ। ठीक है, उसके बाद पास्ट में जो इन्वेंशंस हुई वो कैसे आज की टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करती हैं। आप आज के समय में कोई भी टेक्नोलॉजी को इमेजिन कर लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का अगर आविष्कार नहीं हुआ होता तो फिर ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हो जाती। आपको क्विकली किसी से कोई सामान मंगवाना है, किसी से कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको डाउट है, आप कुछ इन्वेंशन में लगे हुए, आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। पास्ट में अगर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं करा होता तो आपके पास एक जो बात करने का जो साधन है वो नहीं होता। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने अगर ये बल्ब नहीं बनाया होता तो फिर ये बिजली जैसी चीज़, ये ट्यूबलाइट जैसी चीज़, ये सब चीज़ें बेबुनियाद होती। आज हमारे लेक्चर भी नहीं चल रहा होता, आप और हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो एंशिएंट ट्रेडिशंस जो हैं वो आज भी कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, और इसलिए हमारा पास्ट और प्रेजेंट हमारी लाइफ को शेप करने का काम करता है। तो सोशल साइंस के डिसिप्लिन के अंदर हम ये समझते हैं कि कैसे जो लोग हैं, जो जगहें हैं, जो इवेंट्स हैं और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो कैसे एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर दुनिया का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हम जानते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस नेचुरल साइंस से कैसे अलग है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हमारे दे रखा है। देखो, नेचुरल साइंस के अंदर क्या होता है, नेचुरल साइंस इज अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, नेचुरल साइंस के अंदर आप स्टडी करते हो मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, और यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो कौन कौन से फिजिकल लॉस उसको डिटरमाइन करते हैं। तो यानी कि वो प्योर साइंसेस हैं, लेकिन है तो वो साइंस ही, नेचुरल साइंस। लेकिन सोशल साइंस भी एक साइंस है, उसको भी एक विज्ञान का नाम दिया गया है, क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हम सोशल साइंस के अंदर कोई भी चीज़ जो स्टडी करते हैं वो गेस वर्क के बेसिस पे नहीं करते हैं। हर चीज़ की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, एक प्रॉपर, जैसे मैंने अभी आपको मंदिर के बारे में बताया कि आपके लगने से नहीं होता कि मंदिर कैसे बना, आपको प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डीप स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको जानना है कि एक प्रॉपर रीजन के अंदर जो एक प्रॉपर तरीके से मंदिर बनाया गया उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके राजा महाराजा ने वहाँ क्या सोचा होगा, क्यों बनाया वो मंदिर, उसके लिए क्यों दान दिया। तो सोशल साइंस जो है उसके अंदर हम कुछ और स्टडी करते हैं, ना कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस होता है सोसाइटी से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन दोस्तों मैंने अभी आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बता दिया। पुलिस, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, इन सारी चीज़ों को हम एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। कल्चर और ह्यूमन इंटरेक्शन को हम जानते हैं। तो ह्यूमन इंटरेक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है कि कैसे लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे फैमिली के रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती यारी, व्यापार, एजुकेशन और पॉलिटिक्स। ठीक है, ये सारी के सारे जो डायमेंशंस हैं ये ह्यूमन इंटरेक्शन का डायमेंशन है। यहाँ पर क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में कोई भी आपको एक इंसान नहीं नजर आएगा, ये नेटवर्क है लोगों का। ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप, एक इंसान से जो परिवार होता है क्या उसको परिवार कहेंगे, फैमिली कहेंगे? नहीं। फ्रेंडशिप, ठीक है, आपकी दोस्ती यारी जिससे होगी वो पर्सन की बातें आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। व्यापार, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क चाहिए पड़ता है। शिप जाएगा, आप सामने वाले पर्सन से बात करोगे, वो माल भिजवाएगा, आप उससे पेमेंट लोगे, तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। ठीक है, सिमिलरली एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो सोशल साइंस जो है यहाँ पर हम सिर्फ इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, जैसे नॉर्मल नेचुरल साइंस के अंदर हम इवेंट को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ अगर हुई है तो वो ऐसे हुई है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है तो ऐसे हुआ है। सेल्स जो हैं उनके अंदर पानी गया है, वो फूल गए हैं, उनके अंदर से पानी बाहर निकला है, वो पिचक गए हैं, तो ये ऐसे हुआ है। तो सिर्फ हम यहाँ पर इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम यहाँ पर व्हाट वाला कंपोनेंट क्या है और क्यों हुआ इसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉजेज क्या है, किसी चीज़ के कारण क्या है, परिणाम क्या निकल कर आए, रिलेशनशिप क्या अलग अलग फैक्टर्स के बीच में, और एक पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, पैटर्न जैसे हमें ऐसे समझ में आता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं ना
यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो जर्नली इस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। तो आपको कैसे पता कि वहां पर रहने वाले लोग जो उस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं? क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन लोगों ने उनको वैसा देखा है, उसका प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो एक उसका हमारे पास एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है। अब लोग जैसे कहते हैं, दोस्तों ऑफेंड मत हो जाना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मजाक के तौर पर, कि बनिया कंजूस होते हैं। अब आपको और मुझे कैसे पता है, दुनियादारी को कैसे पता है वाली बात कि बनिया कंजूस होते हैं? क्योंकि बनिया एक एक रुपए हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो वो बचाए, और जब भी कोई कहानी पीने आप कोई कहीं पर जाओ तो वो कहे स्प्लिट कर लेते हैं, या फिर कभी वो पैसे ही बाहर ना निकाले। लेकिन वहीं पर अगर आप उनके घर को देखोगे, उनके काम धंधे को देखोगे, तो ऐसा लगता है आपको इनकी एक एक रुपए, एक एक कमाई जो है वो पूरी वहीं लगी हुई है, वहीं इन्वेस्टेड है। ये सच में चिंदी चोर होते हैं, आपको लगेगा ऐसा, ये मैं नहीं बोल रहा, दुनिया बोलती है ऐसा। तो सोशल साइंस जो है वो हमारी मदद करते हैं कि हम ये समझ सकें, ठीक है, नॉट ओनली व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी, इन सोशल वर्ल्ड, के क्या हो रहा है। सोशल साइंस सिर्फ इसको स्टडी नहीं करता कि क्या हो रहा है, बट ऑल्सो क्यों हुआ वो, ठीक है, और कैसे अलग अलग एस्पेक्ट जो लाइफ के हैं वो आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपकी जो शिक्षा है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है। आप इस चीज़ के ऊपर एग्री करते होगे कि देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप मतलब पढ़ोगे तो ही आप अमीर और सक्सेसफुल बन पाओगे, लेकिन ज़्यादातर तो दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चलता है, ये चीज़ तो आपको एग्री करनी पड़ेगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, यूनिवर्सली कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। नेचुरल साइंसेज में भी कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती है। आगे चलकर एक नई थ्योरी आ जाती है और पुरानी बातें जो है होती हैं किसी साइंटिस्ट की, वो बेबुनियाद हो जाती हैं। आपकी जो शिक्षा होती है वो आपके रोजगार को अफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा डिग्री होंगी आपके पास, जितने अच्छे स्टूडेंट आप होगे, उतनी अच्छी आपकी जॉब लगने के चांसेस होते हैं। अब देखना, एजुकेशन को हम फैक्टर नंबर 1 बोल देते हैं, एम्प्लॉयमेंट को हम फैक्टर नंबर 2 बोल देते हैं। एजुकेशन ने अफेक्ट करा आपकी एम्प्लॉयमेंट को। आपकी एम्प्लॉयमेंट, जिस भी प्रकार की आपकी जॉब होगी, जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी, जितना कम पढ़ोगे उतनी बेकार नौकरी। अब जितनी अच्छी नौकरी होगी उतनी अच्छी इनकम भी होगी, ठीक है, और जितनी अच्छी इनकम होगी उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सरकार ने मान लो कि जो लोग हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के, वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो पढ़ाई महंगी है। सरकार ने कुछ ऐसी योजना निकाली, कुछ ऐसा प्रोग्राम या पॉलिसी निकाली, लॉ निकाला सरकार ने, कि जहाँ पर उस एजुकेशन को उस लेवल के लिए फ्री कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा लोग जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे वो फिर उस एजुकेशन को, वो घुस पाएंगे उस फील्ड के अंदर, उनकी अच्छी जॉब लगेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद नेचुरल साइंस और जो सोशल साइंस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर साथ में इनको मिला दिया जाए तो हम दुनिया को एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। कैसे? कोर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगर आपको देनी है तो आप सारा लोगे नेचुरल साइंस का, और वहीं पर सोशल फिनोमेना, लोगों के बीच में सोशल इंटरेक्शन, अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप सारा लोगे सोशल साइंस का। लोगों की इनफैक्ट अगर आपको बिहेवियर को समझना है तो आप सोशल साइंस के डिसिप्लिन में अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड जाकर एक कदम रखोगे, जिसमें आप लोगों के व्यवहार को, एक इंडिविजुअल को समझोगे थ्रू द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अगेन एक सोशल साइंस का डिसिप्लिन है, ठीक है, और सोशियोलॉजी अगेन जो कि एक सोशल साइंस का डिसिप्लिन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सोशल साइंस की रेलेवेंस क्या है हमारी रोजमर्रा के जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में। सोशल साइंस का जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो हमारे आसपास हर जगह पर है। हमारी जो रोज की जो जीवन है, हमारा जो रोज का जो जीवन है, उसके अंदर होने वाली जो भी गतिविधियां, जो एक्टिविटीज हैं, वो सोशल साइंस के साथ कनेक्टेड है। ज्योग्राफी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ और हिस्ट्री के साथ, और यही 4 पिलर्स होते हैं सोशल साइंस के, एसएसटी के, ठीक है। तो हम एक चीज यहां पर सोचते हैं, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में बोल रही है, कि आप एक दिन सोचो अपने जीवन में और अपना डेली रूटीन एक इमेजिन करो, ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि जो भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो रही है, उन सबका सोशल कनेक्शन है। कैसे? इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हाउस की बात करते हैं। सबसे पहले, जिस घर में आप सुबह सोकर उठते हो
उस घर का जो मटेरियल है वो अलग अलग जगह से आया हुआ है। एक हाउस जो है वो किस किस चीज़ों से बनता है? सीमेंट की मदद से, ईंटों की मदद से, स्टील, लकड़ी और ग्लास की मदद से। ये मटेरियल एक रीजन से नहीं आए हैं कि बगल वाली दुकान से आपके पापा सब कुछ खरीद कर ले आए थे, पड़ोस में दुकान थी और घर बनवा लिया उन्होंने। नहीं, ये सारे मटेरियल्स जिन रीजन्स में बनाए गए हैं वो रीजन्स बहुत दूर दूर लोकेटेड थे। वो मटेरियल्स, वो मिनरल्स जिनसे ये सारी चीज़ें बनी, स्टील, ग्लास वगैरह, सीमेंट वगैरह, वो कहीं और प्रोड्यूस करे गए हैं। वो मिनरल कहीं और मिला है इनको प्रोसेसिंग करने के लिए। तो बड़े सारे जो वर्कर्स हैं फिर हाउस मेकिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, माइनर जो हैं वो मिनरल्स निकाल कर लेकर आएंगे जिसके थ्रू सीमेंट वगैरह बन पाया, स्टील बन पाया। फैक्ट्री वर्कर जो है, ट्रांसपोर्टर्स, बिल्डर्स, इंजीनियर्स, ये सारे लोग मिलकर जो है उन्होंने ऐसा सामान बना रखा है जिसके थ्रू आपका घर बन पाया। ठीक है, तो एक हाउस को बनाना, उसके अंदर ज्योग्राफी शामिल है। कैसे शामिल है? अलग अलग रीजन से अलग अलग सामान आया। इकोनॉमिक्स जो है वो शामिल है कि चीज़ों की प्रोडक्शन हुई, फिर आपने एज अ कंज्यूमर उसको परचेज करा। ठीक है, और ह्यूमन कोऑपरेशन शामिल है। एक इंजीनियर ने एग्री करा कि हाँ वो आपका घर का डिज़ाइन से लेकर उसको 4 फ्लोर 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए एक खड़ा करके देगा आपके घर को वो। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है यहाँ पर फूड का। जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम मैनी रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो बहुत सारे रीजन से पास होता है। आपके जो प्लेट में जो खाना आता है, हमारे प्लेट में पहुंचने से पहले जो हमारा खाना है वो बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है। फसल की कटाई होगी खेतों में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी फैक्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन होगा फिर उसका, फिर लोग उसको खरीदेंगे, उसको बेचेंगे और एज अ कंज्यूमर वो आपके पास तक आएगा। ठीक है, आपके पास जब वो आएगा वो किचन में भी जाएगा, एलपीजी गैस सिलेंडर के थ्रू वो गर्म होगा और फिर आप उसको थाली में परोस के खाओगे। तो बड़े सारे जो लोग हैं वो साथ में मिलकर मदद करते हैं फूड प्रोडक्शन में, जैसे किसान, मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स। तो यहाँ पर ये हमें शो होता है कि एक फूड को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो देखने को हमें मिलती है। उसके अलावा रोड्स का एक एग्जांपल लेते हैं। जिस रोड पे हम रोज ट्रैवल करते हैं वो रोड किसी और ने प्लान करी, उसको कंस्ट्रक्ट किसी और ने करा, उसको मेंटेन कोई और कर रहा है। अब ये जो एक्टिविटीज है इसको कैरी आउट कौन करता है? प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, पब्लिक अथॉरिटीज यानी कि गवर्नमेंट बॉडीज। तो रोड जो है वो क्या काम करती है हमारी इकोनॉमी में? वो कनेक्ट करती हैं लोगों को, सपोर्ट करती हैं व्यापार हो सके, एजुकेशन को और हेल्थ केयर को। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर कैसे? रोड अगर अच्छी होंगी तो आप टाइम से स्कूल जा सकोगे, टाइम से कॉलेज जा सकोगे। रोड अगर अच्छी होंगी तो मरीज को एम्बुलेंस में फटाफट से अस्पताल पहुंचाया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। चौथा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं स्कूल का। स्कूल जो है वो शेप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज को। ठीक, सॉरी करते नहीं है, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सरकार ने जो एजुकेशनल पॉलिसी बना रखी होगी, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होंगे, गवर्नमेंट ने जो करिकुलम बना रखा होगा और जो भी रूल्स बना रखे होंगे उसके थ्रू स्कूल्स को चलना पड़ता है। ये जो डिसीजंस हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिए जाते हैं और यही डिसीजंस आपके करियर को, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करते हैं। तो एजुकेशन भी सोशल साइंस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फिर फिफ्थ और लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। जिस बिजली को हम यूज करते हैं हमारे घरों में वो बनती है पावर स्टेशन में। दूर दराज के इलाकों में लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर स्टेशन में बनने के बाद वो ट्रांसमिट करी जाती है पावर लाइंस में, क्योंकि बिजली कोई ऐसी चीज तो है नहीं, कोई सामान तो है नहीं कि जिसको आप ट्रक में रखकर घर तक भेज दोगे, पार्सल करवा लोगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर करवा लोगे। तो बनी वो पावर स्टेशन में, ट्रांसमिट हुई, पहुंची पावर लाइंस के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूट होती है एक वास्ट नेटवर्क के थ्रू बिफोर रीचिंग आवर होम्स, जो कि हमारे गली में खंबे वगैरह लगे रहते हैं, बिजली के पोल्स लगे रहते हैं। तो ये चीज हमें ये शो करती है कि अगर टेक्नोलॉजी का, गवर्नेंस का, इकोनॉमिक्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो तो जो लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में एक गली मोहल्ले में रह रहे हैं तो उनकी जो जिंदगी है वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो घरों से लेकर फूड तक, रोड से लेकर स्कूल तक और इलेक्ट्रिसिटी से लेकर डेली सर्विसेज तक सोशल साइंस का डिसिप्लिन हमें मदद करता है कि हम अपनी दुनिया को, आसपास जो भी चल रहा है उसको समझ सकें और जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो भी जगह रहने के लिए सही हो, हमारे वहाँ पर सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो भी हमें चाहिए। ठीक है,
अब जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दोस्तों एनसीईआरटी में अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस करवाया है, जहां तक अभी हम पहुंचे हैं वहां तक जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एक बार के लिए उन पे निगाह मार लेते हैं। बीच बीच में इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताता रहूंगा। सोशल साइंस क्या है? ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की। सोसाइटी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में रहते हैं, दे शेयर इंस्टीट्यूशंस एंड दे हैव अ शेयरिंग रिलेशनशिप। ठीक है, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल सराउंडिंग जो कि इंसानी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करती है। इंस्टीट्यूशंस क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गवर्नमेंट, स्कूल्स, कोर्ट्स जो कि सोसाइटी के रेगुलेशन का काम करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जिसके थ्रू लोग जो है अपनी नीड्स को और वांट्स को फुलफिल करते हैं और कुछ लोग जो है उससे पैसा कमाते हैं। ट्रेडिशंस के अंदर आ जाता है आपका कस्टम्स, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती हैं। जैसे यहाँ पर एक बच्चे के दादाजी उस बच्चे को कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज सिखा रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि हमारी म्यूचुअल डिपेंडेंस बाकी सभी लोगों के ऊपर, कि हम कैसे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे कैसे हम पर डिपेंडेंट है। ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है? जिस तरीके से लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और साथ में रहते हैं, दैट इज ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये हमें मदद करते हैं ताकि हम समझ सकें कि कैसे लोग, अलग अलग जगहें, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो हमारे सोशल वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।